हेलो स्टूडेंट्स, एडुहब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर पढ़े, लेकिन आज जिस चैप्टर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है कन्यादान। कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। इसमें कवि ने एक ऐसे दान का वर्णन किया है जो कि बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। इसमें जब माँ बाप अपनी बेटी का शादी के समय विदाई करते हैं तो माँ की जो अंतर्वेदना है वह किस तरह से निकलती है, किस तरह से तड़पती है, इसके बारे में कवि ने बताया है। और वह बेटी को विदा करते समय कैसे समझाती है अपनी बेटी को कि जिस माहौल में अपने परिवार को छोड़ के जहाँ तुम जा रही हो वहाँ पे कैसा माहौल मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, या जो जीवन अब तक तुमने बिताया है, यानी जो बेटी है वो मायके में सिर्फ और सिर्फ सुखों को भोगती है, सुख से रहती है, माता पिता उसके सुख का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो माँ ये समझाती है कि जिस जगह तुम जा रही हो वहाँ तुम्हारे दुखों को समझने वाला कोई होगा या नहीं होगा, इसके लिए तुम स्वयं ही अपनी सुरक्षा करो और स्वयं ही अपना ध्यान रखना। इस सारी चीज़ों को अपने पास के माहौल को समझाते हुए माँ उसे बताती है। तो आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कितना प्रामाणिक, प्रामाणिक मतलब सत्य, यथार्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख जब वो बेटी को विदा करती, यानी अपनी अंतर्वेदना को, अपनी पीड़ा को किस तरह से रोककर बड़ी शक्ति के साथ बेटी को समझाती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसका जो दुख था वह कितना सच था, कितना तड़पाने वाला था। जो उसकी कन्या थी जिसको उसने अपने हृदय में रखा था, अपने आसपास ही रहने दिया, आंखों से ओझल नहीं होने दिया था, आज उसे वो किसी और को दे रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जो बेटी है, यानी बहुत सारे धन दौलत होते हैं, लेकिन बेटी जो है वो माँ के हृदय का टुकड़ा होती है। ऐसा प्रतीत होता है उसको कि अब उसके पास जो बचा था वह दान में दे रही है, यानी अब उसके पास अंतिम पूंजी सिर्फ बेटी के रूप में बची हुई थी, जो कि आज भी उससे दूर हो रही है, आज वह भी चली जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, विवाह के योग्य तो वो हो गई थी, लेकिन अभी सयानी नहीं थी, यानी इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी समझदार नहीं थी कि दुनिया की दुनियादारी को वह समझ सके, उसमें खुद को ढाल सके। माँ क्या कहती है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वह बहुत भोली और सरल थी, यानी उसके जो विचार थे, जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। तो वह सुख के पहलू को तो जीती थी, लेकिन दुख के पहलू से बिल्कुल अज्ञात थी, उसको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। तो क्या कहती है कि लड़की विवाह के योग्य तो हो गई है, लेकिन इतनी समझदार नहीं हुई है, वह बहुत भोली है, सरल है, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। सुख को तो वो महसूस करती थी, सुख को वो समझती थी, लेकिन दुख क्या होता है यह उसे पता नहीं था। यानी तड़प अंदर से क्या होती है इसको वो बयां नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, समझ नहीं सकती। ये चिंता माँ को सताए जा रही थी और बेटी को विदा करते समय वह इन सारी बातों को सोचती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका यानी पढ़ने वाली, वह धुंधले प्रकाश की, धुंधलापन यानी साफ साफ दिखाई न देना। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। तो जो पाठिका थी वह सुख के पहलू को तो बहुत अच्छे से समझती थी, लेकिन दुख के पहलू को से वो अज्ञात थी। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी उस प्रकाश में उसे सुख रूप तो दिखाई देता था लेकिन दुख रूप दिखाई नहीं देता था। वह सुख को समझती थी, दुख को नहीं समझती थी। कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों
तुकों का मतलब क्या है कि जैसा वो चाहती थी, जिस तरह से वह अपनी बातों को बयां कर देती थी। तुकों का मतलब है कि समान अंत होना, किसी भी, जैसे रोना धोना, चलना फिरना, इस तरह के जो तुकांत होते हैं, वह तुकों, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, उस तरह से वो लयबद्ध तरीके से अपनी बात को करती थी। और उस बातों में क्या होता था, सुख की अनुभूति होती थी। लयबद्ध का मतलब होता है काव्य खंड के जिसको हम गा सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं जिनका तुकांत सेम होता है, उनको हम गा सकते हैं। तो वह सुखों को तो बयां कर सकती थी, लेकिन आपने इस पंक्ति में देखा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी सुखों को तो वो बयां कर सकती थी, लेकिन दुख की अनुभूति या दुख को बयां करना या बताना, समझाना उसके लिए बड़ा कठिन था। क्यों? क्योंकि उसने दुख के पहलू को अभी तक देखा ही नहीं था। तो बच्चों, इस पद्यांश से बनने वाले क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, काव्यांश में किसके दुख को प्रामाणिक बताया गया है? यानी जो कविता हमने पढ़ी, कविवर ऋतुराज द्वारा रचित है ये, इसमें काव्यांश में किसके दुखों को प्रामाणिक बताया गया है? प्रामाणिक मतलब यथार्थ, सत्य। तो एक माँ के दुख को सत्य बताया गया है कि माँ जब अपनी कन्या को, अपनी बेटी को विदा करती है, यानी उस जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करके दूसरों को सौंप देती है, तो उसके अंदर बहुत चिंताएं होती हैं, बहुत तड़प होती है। तो उसके दुख को यहाँ वर्णित किया गया है, बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, माँ की अंतिम पूंजी क्या थी? उसे दान में देते समय दुख क्यों था? माँ की अंतिम पूंजी क्या थी? धन, वैभव, सबसे संपन्न थी माँ, सब कुछ वो दान में दे सकती है, उसकी पीड़ा नहीं होती। लेकिन औलाद, जो अपने बच्चे होते हैं, वह जीवन की पूंजी होते हैं। और माँ के पास उस पूंजी के रूप में उसकी बेटी ही बची थी, जो कि आज वह दान के रूप में दे रही थी। तो उसकी जो अंतिम पूंजी थी वह उसकी बेटी थी, उसकी कन्या थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कथन से कवि क्या बताना चाहता है? आपकी जो ये पंक्ति है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटी जीवन में उतर तो गई थी, लेकिन जीवन के जो दो पहलू थे, सुख और दुख, उसमें से वह सिर्फ और सिर्फ सुखों को जानती थी, दुखों को नहीं जानती थी। इसलिए एक ही पहलू को जानने से मतलब है, यानी कवि इसमें यह बताना चाहते हैं कि उस कन्या को सुख के बारे में तो पता था, लेकिन दुख के बारे में वह नहीं जानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो बड़ी मस्ती में खेलते रहते हैं, गाना गाते हैं। कुछ तुकों का मतलब होता है तुकांत शब्द, जैसे मैंने आपको बताया कि राइमिंग वर्ड होते हैं जो लास्ट में सेम कंडीशन पे खत्म होते हैं, यानी खाना पीना, रहना, आना जाना, इस तरह से जो शब्द समाप्त होते हैं। ऐसे लयबद्ध, जैसे गीत हम कोई गाते हैं तो उसकी जो लास्ट जो शब्द होते हैं उसके, वह सेम होते हैं। तो जो लयबद्ध पंक्तियां हैं जिसको वो गा सकती थी, ऐसी ही उसको जानकारी थी, यानी सुखमय जीवन उसने व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था का आशय स्पष्ट कीजिए। उसकी कन्या को, यानी माँ अपनी बेटी को समझती है, अपने दुख को प्रकट कर रही है, तो उसको क्या आभास होता है कि मेरी बेटी है तो बहुत अच्छी, समझदार है, बड़ी भी हो गई है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता, यानी उसके अंदर कोई पीड़ा होगी, कोई तकलीफ होगी, तो वह उसे बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती, समझ नहीं सकती और ना ही उसे समझा सकती है। यानी बेटी कहीं जाएगी, जहाँ जा रही है वहाँ उसको अगर कोई दुख तकलीफ होती है, कोई पीड़ा पहुँचती है, तो इस चीज को बताना उसके लिए कठिन होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का देखिए, इसमें जो कवि ने कहा है, यह तो पूरी तरह से माँ के हृदय को झकझोर देने वाली बात बताई है इसमें कवि ने, कि जो माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है उसको क्या क्या सीख देती है। अब तक कवि ने क्या बताया कि बेटी जो है वह
दुख को जानती ही नहीं है, सिर्फ सुख जानती है, उसको इसके बारे में समझाती है। अब वह दुनिया में या आने वाले समय में उसके साथ किस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, इसके बारे में बताती है, सीख देती है कि वहाँ जाने पे किस तरह का माहौल होगा या कैसे तुम्हें रहना है, किस तरह से स्वयं को संभालना है। ये सारी बातें माँ अपनी बेटी को बताती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। स्त्री, आपने देखा होगा कि स्त्रियों को अपना सौंदर्य देखना बड़ा अच्छा लगता है, यानी वह अपने सौंदर्य के प्रति इतनी अभिभूत होती हैं, अगर किसी ने तारीफ के कुछ शब्द बोल दिए तो भी वह प्रसन्न हो जाती हैं, उसकी बातों में आ जाती हैं। माँ यहाँ क्या समझा रही है, पानी में देखकर अपने प्रतिबिंब को रीझना मत, यानी अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर खुश मत होना, प्रसन्न मत होना, या किसी ने तारीफ कर दी तो उसकी बातों में मत आ जाना कि हाँ तुम बहुत सुंदर हो, या उस तरह की सुंदरता पर उसमें प्रसन्न होकर, प्रसन्न तो होना, सुंदरता देखना, लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर माँ क्या समझा रही है, बच्चों आपने आज के समाज में देखा होगा दहेज प्रथा, ऐसी बहुत सी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से नई बहुएं या बेटियां जला दी जाती हैं। तो माँ क्या कह रही है कि बेटा, आग का जो रूप है वह सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए देखना, जलने के लिए मत देखना। यानी वह जलने के लिए नहीं है, वह सिर्फ, यानी स्वयं को इतना मजबूत बनाना, कमजोर बनकर आग में कूदने की बजाय स्वयं को मजबूत बनाना। रोटियां सेकना, जलने पे मजबूर मत होना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। शाब्दिक भ्रम क्या है? प्रशंसात्मक शब्द, किसी ने तारीफ की और उसकी बातों में आ गए, अब ये पता ही नहीं है कि वह आपके पक्ष में रह के बोल रहा है या विपक्ष में रह के बोल रहा है। तो वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण बच्चों जो हैं वह स्त्री की, नारी की कमजोरी है। उनको आभूषण मिल जाए, उनको वस्त्र मिल जाए तो वह स्वयं को परिपूर्ण समझती हैं। लेकिन माँ अपनी बेटी को क्या समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। यह इस स्त्री की समाज में, अपने घर में वह बंधन है। बहुत लोग तुम्हें आभूषण और वस्त्र देकर बांधना चाहेंगे, अपनी तरफ करना चाहेंगे, लेकिन उस बात को समझना, किसी के भ्रम में, किसी के शाब्दिक जाल में मत फंसना, किसी के भ्रम में मत फंसना, यानी संभल कर रहना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब बच्चों इसमें देखिए, बिल्कुल अलग है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी एक दायरे में रहना। जिस तरह कुछ दायरे बनाए गए, मर्यादाएं बनाई गई हैं लड़कियों के लिए, तो उस दायरे में तो रहना, लेकिन अगर कोई किसी तरह की अनहोनी का आभास हो, किसी तरह की गलत बातें तुम्हारे साथ हो, तो उसको सहन मत करना। यानी अबला बनकर, निरीह बनकर, लाचार बनकर उसको सहन मत करना। एक दायरे में रहना, लड़की रहना, लेकिन लड़की की तरह। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अरे कमजोर है, बहुएं बहुत सारी मुसीबतें हैं जो बर्दाश्त करती रहती हैं, सहन करती रहती हैं। तो माँ ये कहती है कि अपनी मर्यादाओं का पालन करना, लेकिन उसके साथ तुम दुराचार को, अत्याचार को सहन मत करना। इसमें माँ बेटी को बिल्कुल सजग, स्ट्रांग बनने का पूरा बता रही है कि सजग बनकर अपने ससुराल में रहना, निडर बनकर रहना, मर्यादा में रहना, लेकिन किसी तरह के अत्याचार को, किसी तरह की कुरीति को सहन मत करना। अब आइए इस पद्यांश से बनने वाले क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको। पहला क्वेश्चन आपका है, माँ ने विदाई के समय बेटी को क्या सीख दी? माँ ने विदाई के समय बेटी को क्या सीख दी? पहली सीख तो उसने दी कि प्रतिबिंब में, यानी पानी में झांककर अपनी सुंदरता पर सम्मोहित मत होना। दूसरी सीख क्या दी? जो आग होती है
वह सिर्फ रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। तीसरी सीख उन्होंने क्या दी कि वस्त्र और आभूषण की तरफ आकर्षित मत होना, उन्हें स्वीकार तो करना लेकिन आकर्षण में अपने को बंधन में मत बांध लेना, बंधन मुक्त रहना। और तीसरा, मर्यादा में रहना लेकिन अमर्यादित बातों को सहन मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा माँ ने अपनी बेटी से क्यों कहा? जैसा कि बच्चों मैंने बताया आपको कि आज के समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हैं। जो दहेज प्रथा है, इस जो माँ बाप दौलत भी देता है, कन्या भी देता है, उसकी कन्या को जलाने के बहुत से ऐसे लोग हैं इस समाज में कि वह दहेज के लिए, पैसे रुपयों के लिए, अपनी सुख साधन, जो भी सुख के साधन हैं उनके लिए बेटियों को जला देते हैं। तो माँ क्या कहती है कि आग को हमेशा रोटी सेकने के रूप में देखना, न कि उसमें जलने के लिए विवश होना। नेक्स्ट है, काव्यांश में स्त्री जीवन के लिए किन्हें बंधन बताया गया है? ये पंक्तियां जो हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी हैं बच्चों। ये जो पंक्ति है, वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो ये वस्त्र और आभूषण का दिया है, इसमें बोला है कि काव्यांश में स्त्री जीवन के लिए बंधन क्या है? तो स्त्री जीवन के लिए वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, जो कि स्त्री को बंधन में बांधते हैं। यानी कि हम अपने सौंदर्य के लिए कुछ साधन प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारे सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है और हम उस व्यक्ति के कहने के अनुसार चलने लगते हैं। तो माँ ये कहती है कि ये सारी चीजें बंधन हैं, इसलिए उस बंधन में बंधना मत। और समाज में भी ये स्त्रियों के आकर्षण की चीज है, तो मेरा भी कहना ये है कि आप इसके मोह में न फंसकर स्वयं को इनसे दूर रखें और आज के समाज में अच्छे जीवन यापन के लिए स्वयं को तैयार करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, काव्यांश में समाज में व्याप्त किस कुरीति की ओर संकेत दिया गया है? पहली कुरीति है दहेज प्रथा, अन्याय, पीड़ा पहुंचाना। अगर हर व्यक्ति इस समाज में ये समझे कि वह भी एक कन्या का पिता है या वह भी एक कन्या की माँ है, तो इस तरह की जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है, इस काव्यांश में दहेज प्रथा के लिए ही बताया गया है। और ये बताया गया है कि दहेज के लिए लड़कियों पे कितने अत्याचार किए जाते हैं। तो जो दहेज प्रथा है, इसके माध्यम से बहुत सी लड़कियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, कितनों को तो त्याग कर छोड़ दिया जाता है, उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो इस तरह की जो कुरीतियां हैं वह इस काव्यांश के माध्यम से हमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में लड़की जैसी मत दिखाई देना के माध्यम से माँ क्या कहना चाहती है? आपकी ये जो पंक्ति है बेटा, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ क्या कहना चाह रही है कि लड़की हो यानी अपनी मर्यादा में रहना। आप ससुराल में जा रही हो तो वहाँ जो आपका काम है, जो आपकी मर्यादा है, जो सबके प्रति सम्मान है, वह बनाए रखना, लेकिन किसी तरह के अत्याचार को, किसी भी गलत बात को सहन मत करना। यानी लाचार मत बनना, अबला मत बनना, सबला बनकर गलत का विरोध करने के लिए की सामर्थ्य रखना। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं बच्चों। पहला है कन्यादान कविता। कन्यादान कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कन्यादान जो कविता है, इसमें कवि ने ये बताया है कि हर बेटी अपने माँ की, अपने पिता की पूंजी होती है। वह जब दूर होती है तो आज के समाज में कन्या का जो मतलब एक मार्मिक अर्थ है कि कन्या जो होती है वह दान के लिए ही है। नहीं, वो कोई वस्तु नहीं है जो दान के लिए ही है। यह रीति बनाई जा चुकी है कि विवाह होता है, वह दूसरे घर जाती है, लेकिन क्या वह पराई ही होती है? ऐसा तो नहीं है। तो इससे कवि यह प्रेरणा देना चाहते हैं
कि आज के समाज में फैली कुरीतियों को, अलग गंदी बातों को, अलग अलग धारणाओं को बदलकर इस समाज के लोगों को जागरूक करना है कि कन्यादान जो है वह गलत भावनाओं से नहीं कि हाँ बस दान कर दिया गया, चाहे वह पीड़ित हो, सुखी ना हो, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जो किसी की कन्या है। दूसरा क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि जिसको उसने बचपन से पाल पोस कर अपने हृदय के पास रखा है। बेटियां माँ के सुख दुख में साथ देती हैं, रात दिन उनके पास आसपास होती हैं, वह बीमार हैं तो भी उनके साथ होती है। तो बेटियां पूरी तरह से माँ के ऊपर समर्पित होती हैं, इसलिए माँ को लगता है कि यही एक धन था जो मेरे पास था और आज वह मुझसे दूर हो रहा है, यानी मुझसे अलग हो रहा है। इसलिए माँ को ये लगता है कि जो पूंजी उसके पास थी वह अब जा रही है, यही अंतिम पूंजी थी, अब तो मैं बिल्कुल ही खाली हो चुकी हूँ, समाप्त हो चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख दी कि अपनी सौंदर्यता पर रीझना मत, प्रसन्न मत होना, गहने और कपड़ों के बीच में खुद को ही मत समेट के रख लेना, यानी इसके पीछे शब्द जालों को समझना और समाज में अपनी मर्यादा में रहना। और रोटी जो आग है उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए करना, खुद को जलाने की कोशिश कभी भी मत करना, यानी जो सांसारिक दुख है उस दुख में दुखी होकर स्वयं को समाप्त मत करना। मर्यादाओं का पालन करना, यानी लड़की हो तो लड़की बनकर रहना, लेकिन अमर्यादित बातों को सहन मत करना। इसके साथ बेचारी भोली भाली दिखने वाली निरी सहिष्णु बनकर मत रहना, यही है कि अबला और बिल्कुल ऐसी बनकर मत रहना कि जिसकी जो मर्जी हो, जिस तरह से प्रताड़ित करना चाहे वह कर दे और आप सहन करती रहो, ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसमें बच्चों कवि ने सबकी राय ली है, तो इसको आप स्वयं से भी बता सकते हैं और मैं अपनी राय दूं तो मेरी नजर में कन्या के साथ जो दान शब्द है वह पूरी तरह से दोषपूर्ण है। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका हम दान कर दें, कोई सामान नहीं है जिसको हम आज मेरे पास है कल हम किसी और की इच्छा पूरी करने के लिए दे दें, नहीं। यह एक सामाजिक रीति बना दी गई है जिसको जिन दो परिवारों से रिश्ता जुड़ता है, यानी अगर वर पक्ष है तो वह कन्या पक्ष के लिए पूरी तरह से सम्मानपूर्ण व्यवहार रखे। जिस कन्या को वह अपने घर ले जाता है, जो सम्मान, जो प्यार, जो सुख उसे उसके मायके में मिलता है, वही सुख, वही प्यार, वही रहन सहन उसे ससुराल में भी मिलना चाहिए। इसलिए दान का जो रूप है, इसे दान शब्द का जो प्रयोग हुआ है, मेरे उद्देश्य से, मेरे विचार से गलत है। आप इसमें अपने भी विचार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार वर्तमान में स्त्रियों की क्या स्थिति है? जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, आपके घर में बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा, पहले जमाने में स्त्री शिक्षा नहीं मानी जाती थी, यानी बहुत कम लड़कियां शिक्षित होती थीं, वह विद्यालय नहीं जाती थीं, पढ़ती नहीं थीं। तो आज के समाज में नारी की जो स्थिति है वह अपने पैरों पर खड़ी होने की, यानी उसे पूरी तरह से समर्थ बनाने के लिए हर परिवार तैयार रहता है। तो आज के ज़माने की जो, जैसे पहले ज़माने में आपने सुना होगा कि किसी लड़की को त्याग दिया गया, किसी को जला के मार दिया गया, किसी को कहीं जंगल में ले जाके छोड़ दिया गया। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा अत्याचार करते हैं कि रखते तो अपने घर में हैं लेकिन उसको
बिल्कुल उस तरह से कि एक नौकरानी काम वाली मिल गई है, चलो भैया काम तो कर ही रही है, यानी उसके सुख से, उसकी भावनाओं से, उसके रहन सहन से कोई लेना देना नहीं है। एक काम वाली की तरह वह काम करती है और उनके टुकड़ों पर पली रहती है, दुख को सहन करती रहती है। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। तो आज के समाज की जो स्त्रियां हैं वह समर्थ हैं, जो अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ सकती हैं, बोल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैवाहिक जीवन की त्रासदी क्या है? नवविवाहिता को ऐसा कब लगने लगता है कि वैवाहिक जीवन मर्यादाओं का बंधन मात्र? वैवाहिक जीवन की त्रासदी, एक कन्या जब विवाह के योग्य होती है, जब उसका विवाह होना होता है, उसके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सपने होते हैं जिन्हें वो संजोए रहती है। और जब वह ससुराल के लिए जाती है तो इतने अरमान होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं जिसको वो सोच सोच के पुलकित होती है कि हाँ, एक नया माहौल मिलेगा, हम एक नई जगह में एक अपना घर बसाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा जब उसके साथ नहीं होता है, वह बंधनों में जकड़ ली जाती है। उसको बस इतना बता दिया जाता है कि तुम्हारा जो दायरा है वह काम करने तक है, हमें खुश रहने तक है। वो खुश है या नहीं है इसके लिए कोई नहीं पूछता, लेकिन परिवार का हर सदस्य उससे कितना खुश है यह सभी को ध्यान रहता है कि आज हमने क्या गलती की, कल हमने क्या गलती की। तो जब इस तरह का माहौल एक कन्या के आसपास बन जाता है, वह ससुराल में बिल्कुल अकेली हो जाती है। जब उसको ये नहीं लगता कि हाँ, उसके सुख से, उसके दुख से, उसकी भावनाओं से किसी को कोई मतलब है, तब वह यह समझती है कि मैं सिर्फ बंधन में बंध चुकी हूँ। यानी ये जो वैवाहिक जीवन है यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको उसकी भावनाओं के साथ स्वीकार किया जाए ससुराल में, तो वह उस वैवाहिक जीवन को बहुत ही अच्छा मानती है। लेकिन जब उसकी भावनाओं की कदर नहीं होती तो वह उसको बंधन ही समझती है और उसमें जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कन्यादान में आए व्यंगों को स्पष्ट कीजिए। अब तक हमने पढ़ा कि माँ बेटी को समझा रही है, उसे बता रही है कि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में, या आने वाला जो परिवार है तुम्हारा, उसके साथ किस तरह से रहना है। लेकिन वही चीज, अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि जीवन के दो पहलू हैं, हर चीज को एक पॉजिटिव वे में भी देखते हैं, नेगेटिव वे में भी देखते हैं। इसको किसी किसी ने व्यंग के रूप में भी देखा है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी सौंदर्य पर रीझना मत। पहला व्यंग तो ये है, माँ ये कहती, यानी लड़की सुंदर है लेकिन उस सुंदरता पर वो प्रसन्न ना हो, घमंड ना करे, खुश ना हो। वह ये कहती है अपने सौंदर्य पर रीझना मत। इसको कवि ने व्यंग का रूप दे दिया। दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह तो जाहिर सी बात है कि चूल्हे में जब आग जलेगी तो उसमें रोटियां ही सिकेंगी, जलेगा नहीं कोई। यहां माँ ने कहा था, माँ ने उस आग की तुलना की थी जलाने के लिए। बहुत भयंकर आग का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन यहाँ जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है। तो इसे भी कवि ने व्यंग का रूप दे दिया है कि जो रोटी सेकने वाली आग है उसमें जला कैसे जा सकता है। फिर है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरफ बंधन है स्त्री जीवन का। वस्त्र और आभूषण सबको पता है, यह एक स्त्री का पूरी तरह से स्वाभाविकता है इसमें कि वस्त्र और आभूषण जो हैं वह स्त्री को रिझाने के लिए ही होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं, या उनकी कमजोरी होती है। लेकिन यहाँ माँ ने क्या कहा था कि वस्त्र और आभूषण के रूप में आके प्रसन्न मत हो जाना, यानी उसमें आकर अपनी मर्यादा को मत भूल जाना, अपने साथ हो रहे अत्याचार को मत भूल जाना। तो इसमें भी कवि ने व्यंग का रूप दिया है और ये बताया है कि जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वह तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों को रिझाने के लिए होते हैं, लेकिन माँ ने इसको भी मर्यादा में रहते हुए देखने के लिए कहा था। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।